हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड गेम एसएससी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो इस सेशन में हम जो है अभी आपका जो फ्री लाइव टेस्ट हुआ था सीजीएल प्री का ES1, उसमें जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए थे आपके, उनको डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम उन क्वेश्चन को उन्हीं तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। क्या मेथड होना चाहिए या आपको क्या डायरेक्ट रिजल्ट पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा कि इस चीज को नोट करिए और उन रिजल्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए। और जो भी आपको यहाँ पे स्किपिंग करनी होगी जिस क्वेश्चन पे, मैं उस चीज को बताऊंगा। और उस क्वेश्चन को हम स्किप उस पर्टिकुलर टाइम पे क्यों कर रहे हैं उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि इफ द 6 डिजिट नंबर 479XY9 इज डिवाइडेड बाय इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 7, 11, 13। तो पूछ रहा है कि x माइनस वाई जो है क्या होगा। तो यहाँ पे आपको मैं इस क्वेश्चन को पहले ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 7, 11, 13 से कोई भी नंबर जो अगर डिविजिबल है, 6 अंकों का नंबर जो है, तो वो किस फॉर्मेशन में होता है? वो आपका ABC और ABC की फॉर्म में होता है। वो आपका थ्री थ्री टाइम्स में वो रिपीट होता जाता है, 6 अंकों का नंबर। तो मेरे को पता है 479 और 479 ही वो नंबर होगा। तो 4 में से 7 घटाऊंगा मैं, वही है x-y, तो मेरा -3 आएगा। मैं तुरंत इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ूंगा। अब ये चीज आती कहाँ से है ना? तो ये आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि कोई भी 6 डिजिट की जो नंबर है ABC और ABC की फॉर्म में, वो ऑलवेज डिविजिबल बाय होगा 7, 11 और 13 से, और आपका 1001 से। मेनली क्या है भाई, नंबर तो होता है 1001 से डिविजिबल है, बट ये जो 7, 11, 13 है ये इसी 1001 के फैक्टर है। तो आपको डायरेक्ट 1001 ना देके वो आपको 7, 11, 13 देता है। अब ये चीज आती कहाँ से, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपके मिलेगा 1,01,000 और 10,000 और यहाँ पे 1,000। अब इसी के नीचे मैं इसको 100A, यहाँ पे आ गया मैं 100 नंबर पे, है ना। और 10B और यहाँ पे C, इसको ऐड करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1,001C। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1,001, 10 की 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगी B, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,001,000। ठीक है, तो आप इन चीजों में देख पा रहे हैं कि 1,001 कॉमन आ रहा है, तो वो सब आप लेके देख लेना। मेरा हो गया समझाने का आपको तरीका कि 1,001 इन सब में कॉमन आता है, जो भी आपकी एबीसी की फॉर्मेशन होती है 6 डिजिट के नंबर की। तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। आप 6 डिजिट का कोई भी फॉर्मेशन इस फॉर्म में होगा तो 7, 11, 13 और 1,001 से आपका डिवाइड होगा, है ना। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को बहुत बड़ा लगा DI का, पर फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर दूंगा कि पूछ क्या रहा है मेरे से। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ष में ARO और NA के बीच का जो फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2006 में आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यहाँ पे 2007 में आपको 5 दिख रहा है, 2008 में आपको 4 दिख रहा है, 2009 में आपको 6 दिख रहा है और 2010 में आपको 2 दिख रहा है। तो भाई सिंपल है, यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा है, तो मेरा आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2009 हो जाएगा। सिंपल, यही पूछा था इसमें आपसे। अब आ जाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। अब भाई थोड़ा सा मेरे को अलग सा दिख रहा है ना। इनक्वालिटीज ज्यादा हमने क्वेश्चन इस पे किए नहीं हुए हैं, तो मैं इसको इस टाइम पे छोड़ के चलूंगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन किसका दे रखा है मेरे को? वेजेस का दे रखा है ना। वेजेस को मैं छोड़ूंगा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे वेजेस का क्या है, हमने कम क्वेश्चन करते हैं वेजेस के। हम नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा करते हैं कि A और B ने इतना मिलकर किया तो C, और फिर उसके बाद मान लो ABC इतने दिन में करते हैं तो कितने दिन में होगा। हमने इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा किए हैं, तो वेजेस का इस टाइम पे मैं स्किप करूंगा, बाद में आके मैं चाहे बेशक कर लूंगा इसको। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरा अब यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्या रखा है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को इजी लग रहा है और मैं कर लूंगा यहाँ पे, है ना। कि 10% का अगर मैं कस्टम ड्यूटी देता हूँ, जिसकी वैल्यू जो अब्रॉड में 500 रुपये थी, तो मैं उसको
25% डिस्काउंट देने के बाद भी उस पर प्रॉफिट कमा पाऊँ 20% का, तो उसका मार्क प्राइस बताओ कि कितना होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि 500 रुपए की जो चीज थी उस पर उसने 10 रुपए 10% की, सॉरी, कस्टम ड्यूटी दी। तो 10% का 500 पे कस्टम ड्यूटी 50 रुपये हो जाएगा, तो यानी कि उसने वो चीज खरीदी कितने में, 550 की। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम इसका सीपी हो गया 550। उसके बाद भाई उसने क्या रखा, 25% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट पता होगा कि भाई सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना होता है, वो क्या होता है, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही होता है इन दोनों का रेशियो। डायरेक्ट रिजल्ट है आपका, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको, 75% छूट, 100 में से, सॉरी 25% छूट, 100 में से 25 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75। और 20% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 100 + 20 120 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 15 से काटोगे तो 15×5 75 और 15×8 120। ठीक है, अब मेरा सीपी की 5 यूनिट दे रखा है, और जबकि एक्चुअल में सीपी कितना है मेरा, 550। ठीक है, तो आपका एमपी कितना होगा यहाँ पे, 880। यही आपसे पूछा था। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक रेजिमेंट में भाई लड़ाई से पहले जो है अधिकारियों की संख्या और सैनिकों की संख्या का मेरे को रेशियो दे दिया। उसके बाद मेरे को बताया जाता है कि भाई 6 अधिकारी और 12 सैनिक जो है उसमें शहीद हो जाते हैं, तो उसके बाद उसका जो अनुपात है मेरा 1:13 आ जाता है। तो वो पूछ रहा है कि लड़ाई से पहले रेजिमेंट में ऑफिसर की जो है संख्या कितनी थी। तो ठीक है, हमारा रेशियो पहले दे रखा है, तो मैं ऑफिसर को ओ से डिनोट कर लेता हूँ, सोल्जर को मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ। मेरा रेशियो दे रखा था 3:31। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरा रेशियो लड़ाई के बाद मेरा हो जाता है 1:13। कितने शहीद हुए हैं आपके, शहीद हुए हैं यानी कि माइनस लगा देता हूँ, और 22 सैनिक शहीद हुए हैं तो -22 लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे मेथड, 13×3 = 39। ठीक है, और -31। तो इधर से आपको रिजल्ट मिला 8 यूनिट का। ठीक है, जो कि कहाँ किसके इक्वल है, -22, -22, और माइनस करूंगा जब मैं इससे 13×6 = 78। तो माइनस का है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 78 को -78 में ब्रैकेट में लिखा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 78 में से मैं 22 घटाता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 56। तो 8 यूनिट 56 के इक्वल है, तो 1 यूनिट मेरा कितना आ गया, 7 के बराबर। अब इसमें पूछा गया है लड़ाई से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या 3 यूनिट थी यहाँ पे, तो आपका 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 21। आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से कि मेरे पास 3 कंटेनर है ना, 3 कंटेनर है जिनका मेरे को रेशियो दे रखा है उनके वॉल्यूम का, 3:4:5। अब उसके बाद दे रखा है, चलो अब करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रखा है कि भाई 3 कंटेनर है जिनका जो वॉल्यूम है 3:4:5 है। ठीक है, अब उनमें क्या है कि वो सारे के सारे जो है मिक्सचर से फुल है। किस चीज के मिक्सचर से, दूध और पानी के मिक्सचर से। अब उसमें क्या है, तीनों का अलग अलग दूध और पानी का मिक्सचर बता दिया है। तो और लास्ट में क्या है कि तीनों को चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया उसने। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा पहला कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर मेरा बी है, और तीसरा मेरा सी है। 3:4:5 की फॉर्म उसमें है ये वॉल्यूम इनका। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप जानते हो करने का क्या तरीका होता है, पहले क्या है क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं जो गिवन इसमें दे रखी है, मिल्क और वाटर की। भाई 4:1 मेरा पहले कंटेनर में जो है हमारा ए, दूसरे कंटेनर में मेरा 3:1 है। ठीक है, तीसरे में मेरा कितना है, 5:2। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए देख लेते हैं कि भाई अभी मेरे पास यहाँ पे कितनी कितनी क्वांटिटी है। 5 यूनिट इसमें है, बी में मेरी 4 यूनिट है, सी में मेरी 7 यूनिट है।
ठीक है। तो मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। लाइन थोड़ी सी मेरी तिरछी चली गई। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई 5 तो है इसमें, अब जो नहीं है वो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 × 7 नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास यहाँ पे मेरा 5 और 7 नहीं है। यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वल करने के लिए क्वांटिटी को, 5 और 4 से, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी क्या है, क्वांटिटी इक्वल हो गई है, ठीक है। जिस जिस वॉल्यूम में का है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, 3 4 से और 5 से, हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ तक ये अलग है, ठीक है, क्योंकि ये तो उसमें जो कंसिस्ट कर रही थी क्वांटिटी वो थी, और इक्वल करने के लिए यहाँ पे आपने किया है, ठीक है। यहाँ तक आपकी इक्वल हो गई, और यहाँ पे आपने क्या है, जो उनका वॉल्यूम गिवन था, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ठीक है, गिवन वॉल्यूम में उसमें कर दिया, ठीक है। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 4 जहाँ जहाँ पे वो आप काट दो, ठीक है। 5 दिख रहा है आपको, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, पर 5 यहाँ नहीं है, तो इसलिए 3 भी नहीं है यहाँ पे, तीनों में, ठीक है। तो अब बचा कितना यहाँ पे, मेरा पहले वाले पे 21 बचा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको इतना डिजाइनदार करके बता रहा हूँ, वैसे कोई नीड नहीं है इस चीज की। 21 बचा, 21 × 84, ठीक है, और 21 × 1 = 21, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनके रेशियो में, ठीक है। जितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे अब बच गए हैं उनको। बी में मेरा कितना बचा है, 35। 35 दिया मेरा कितना होता है, 105, और 35 × 1 = 35। अब मेरा सी में कितना बचा, 25। 25 × 4 मेरा 100 हो जाएगा, और 25 × 2 मेरा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 80, 200 और 106। अब 106 यहाँ पे आ गया, ठीक है। वैसे तो मेरे को 106 जैसे दिखा, तो मेरे को पता है कि 2 से काटूंगा 53 का एक ही रेशियो है, तो यह मेरा आंसर हो जाएगा। तो फिर भी ठीक है, जोड़ लेते हैं, 200, 284 और, सॉरी यहाँ पे 25 है ना, 25 × 5 = 125 हो जाएगा। तो 230 यहाँ से हो गया, 4, 1 और 3। अब इसको आप 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 157/53। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये आपका उसका है। इसमें आपका क्या है, ये अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर में मेरे को कह रहा है कि भाई आंकड़े जो दिए हैं उसमें पाई चार्ट के माध्यम से उसे अगर दर्शाया जाता है तो 2008 के अनुरूप केंद्रीय कोण कितना होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए स्किप करूंगा क्योंकि थोड़ा पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है भाई, 59 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भाई इसको भी मैं स्किप करूंगा अभी के लिए, क्योंकि हमने क्या मोस्टली a³ + b³ + c³ -3abc वाले फॉर्मूले ज्यादा पढ़े हैं भाई अलजेब्रा में। और मेरे को क्योंकि यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ खोलूंगा फिर कंपेयर करूंगा, फिर लास्ट में जाके मेरा एक्स वाई आएगा तो मैं इसको पुट करूंगा, ठीक है। इस टाइम के लिए मैं इसको स्किप करूंगा, भले ही छोटा क्वेश्चन है फिर भी। यहाँ पे मेरे को पूछा कि भाई सभी अभाज्य संख्या जो 70 से लेकर 90 के बीच में उसका एवरेज बताओ। 70 से लेकर 90 के बीच में आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या क्या है। 70 से आगे 71 है आपका प्राइम नंबर, उसके बाद आपका प्राइम नंबर है 73, उसके बाद कुछ आता है आपका जो सीधा आता है, उसके बाद आपका 79 बोलते 79, उसके बाद आपका आता है 81 82, यहाँ पे 83 आपका आता है, उसके बाद आपका सीधा 89 आता है, ठीक है। तो अब इसका एवरेज करना है, एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है भाई, टोटल सम अपॉन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बट एक तरीका आता है डेविएशन का, जिसका मैं यूज करूंगा, इसमें से किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, हमेशा क्या हम बीच का यूज करते हैं डेविएशन के लिए। तो यहाँ पे 79 है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना कम है 79 से, 8 यूनिट कम है। ये कितना का यूनिट कम है, 0। 79 तो 79 है, इसको तो 0 छोड़ो। 79 से ये कितना ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। ये कितना यूनिट ज्यादा है, यहाँ पे 10 यूनिट ज्यादा है, 89। तो यहाँ पे देखो प्लस वाले कितने हुए, +14 हो गया,
माइनस में कितना होगा भाई, माइनस यहाँ पे मेरा -14 हो गया, तो 14 से 14 कट ही जाएगा, तो यानी कि मेरा जो एवरेज निकल के कितना आ रहा है, जब मेरा डेविएशन पे नेट इम्पैक्ट जीरो पड़ा, तो यानी कि मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, 79 ही, 79 आपका आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक नदी है जिसमें क्यू जो है, नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु पी और आर के बीच का मध्य बिंदु है, ठीक है, और पी से क्यू तक जाने का टाइम दे दिया है, पी से आर तक जाने का टाइम दे दिया, तो थोड़ा मेरे को लेंथी लग रहा है, तो मैं इस टाइम के लिए इसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है भाई, 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलन का ट्यूब है जो लोहे के, उसका आंतरिक और बाहरी डायमीटर दे दिया मेरे को, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे दिया, तो उसमें पूछ रहा है कि भाई लोहे के जो उसमें बनाने में उसका लोहे का जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। बाकी सिंपल क्वेश्चन तो मैं इसको अभी कर लूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये कहना चाह रहा है, थोड़ा फिगर मेरा अच्छा सा नहीं बन रहा है, बट समझने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है कि भाई खोखली बेल है ना, खोखला सिलेंड्रिकल ट्यूब है आपका, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर कुछ दे रखा है, तो यानी कि वो इतना मोटा है, तो ये जो इतनी मोटा लोहा है इसको बनाने में यूज हुआ, उसी का वो वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सिंपल है भाई, एक आपका क्या है कि बड़ा आर होगा, बड़ा आर क्या होगा, डायमीटर को जब आप दो से डिवाइड कर दो तो आपका रेडियस आ जाएगा, तो मेरा बड़ा आर जो 4 सेंटीमीटर का है और छोटा आर आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। इसको निकालने के लिए क्या करेगा भाई, आप बाहर वाले बड़े सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर दोगे तो आपका वही आ जाएगा, भाई इसमें कितना लोहा यूज है वही आ जाएगा उसका वॉल्यूम। तो आपको पता है भाई मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है यहाँ पे ये हो जाए भाई, पाई और एच जो मेरा कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ही लिख रहा हूँ, और आर मेरा कितना है, बड़ा आर जो मेरा 4 है तो उसका 16 हो जाएगा, और छोटे आर का मेरा 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 के 9। भाई पाई और एच, एच कितना है आपको 20 सेंटीमीटर का दे रखा है, लंबा जो है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आपका कितना हो जाएगा इसमें, 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, पाई की वैल्यू 22/7, एच जो है आपका 20 सेंटीमीटर की वन है, यहाँ पे आपने घटाया इसका 7 आएगा, 7 से 7 आपका कट ही जाएगा, 440 का आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी मेरे को आसान है क्योंकि मेरे को डायरेक्ट इसका रिजल्ट पता है कि भाई जब आपको देखते पता चल रहा है, जब कोई भी दो फेसेस का जो आपको एरिया गिवन है क्यूबॉइड में, है ना, तो उसका डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, अंडर रूट 12, 15 और 620। इसको मैं करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, देखो 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 यहाँ पे कॉमन है, अंडर रूट में एक 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, एक यहाँ पे आपका 3 बचा और एक आपका यहाँ पे 4 बचा, 4 के 12 और एक 12 ये है, तो यहाँ पे 12 बाहर लिखा आपने, तो मेरा 60 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये चीज आई कहाँ से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ हल्का सा। पहले तो ये देखो कि आपका कोई क्यूबॉइड है, छोटा सा क्यूबॉइड यहाँ पे हम बना देंगे आपको समझाने के लिए। थोड़ा क्या है, एक तो मेरी पहली वीडियो है ये, तो इतना मेरे को इन टेक्निकल चीज़ों का आइडिया नहीं, तो थोड़ा क्लियर नहीं बनेगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तसल्ली से आपको अच्छे से समझाऊँ। तो ये आपका क्यूबॉइड है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि 3 फेसेस हैं, भाई 3 ही फेसेस होते हैं, एक आपका फ्रंट वाला बैक वाला एक ही है, जितना जो इसका एरिया होगा वही आपका पीछे वाले का होगा, ठीक है। तो एक फेस ये हो गया, एक आपका ये वाला होगा साइड वाला फेस, और एक आपका ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो अगर ये आपकी लंबाई है और ये आपकी हाइट है, तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक मेरा L/H होगा, यही तो होता है, इसका कोई भी एक मान लेता हूँ, L/H का मैं मान लेता हूँ मेरा, सपोज करो 15 है। अब मैं देखता हूँ कि भाई ये मेरा बी है और ये मेरा एच है, इस वाले फेस का मेरा क्या जाएगा, बी और एच का सपोज करो मैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लिया, ठीक है। अब मेरा ये ऊपर वाले का, भाई मेरा बी और एल का मेरा कितना हुआ, अब मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूँ कि भाई कितना कितना अगर ऐसे ऐसे मेरा एरिया गिवन है, तो ये चीज आई कहाँ से, ये आपका जो रिजल्ट है कि भाई डायरेक्ट वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट जो भी आपको एरिया दे रखा है तीनों फेसेस का, उसको अंडर रूट कर दोगे तो आपका डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको पता है कि भाई मेरा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H, ठीक है।
ये होता है। अब अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये क्या जाएगा आपका एल स्क्वायर, ठीक है, एक एल यहाँ पे, एक एल यहाँ पे, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। और आपको क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, एल बी एच। भाई ठीक है, जो आपको ये गिवन है, अगर मैं इसी का ही अंडर रूट कर देता हूँ तो मेरे को एल बी एच मिल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है, कि अंडर रूट कर दो इन सब की मल्टीप्लाई का, ठीक है, तो आपको ये वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। तो ये रिजल्ट है, इसको नोट कर लेना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भाई थोड़ा सा कंपेयरिंग करने वाला है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद ए और बी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मेरे को देखो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है कि भाई एक तो मेरे को ये 9 दिख गया और एक मेरा एक्स बार 4 दिख गया। तो मैं इसको अभी जल्दी से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक चीज ये पता चल रही है यहाँ पे कि ये किसी भी क्या है, एक तो बड़ा है। तो कुल मिला के जो पहली बात की स्क्वायर की फॉर्म में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पक्का यहाँ पे ए प्लस बी प्लस और सी का होल स्क्वायर बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो एक्स बार 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। बी यहाँ पे मेरे पास सपोज करो एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक एक्स भी खाली है, क्योंकि ए बी, 2ab 2bc और 2ca होगा ना। तो यहाँ पे एक जगह क्या है, एक्स सिंपल भी आ रहा है, तो इसलिए मैं एक्स ले रहा हूँ। और 3, अगर मैं अब इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या मेरा ये मैच खा रहा है। अगर मैं इसको खोलता हूँ, एक्स बार 4, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, तो 2x³ और प्लस 2bc, तो दो तीन 6 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो 6x और यहाँ पे आपका 2ca, तो यहाँ पे 6x²। अभी एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे और एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे। तो पहले तो मैं देख लूँ जो कंपेयर कर पा रहा हूँ, जो मेरे को यहाँ पे गिवन था, एक्स की पावर 4 है, ये कट हो गया, ठीक है। समझाने के लिए आपको कैंसिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 9 था, 9 मेरा यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया मैंने। 2 की पावर x³, 2x³ सॉरी, तो ये भी था, ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब मेरा बचा क्या यहाँ पे, 6x+7x²। यही दो चीज बची है, और यही दो चीज को कंपेयर करना था इससे, ए एक्स स्क्वायर से और प्लस बी एक्स से। तो यहाँ पे मेरा बी कितना हो जाएगा, 6, और आपका ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो आपका ये 7 हो जाएगा। यही आपको निकालना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे को चीज कैसे दिखी वो भी मैंने आपको बताया, कैसे कैसे आपने कंपेयर करना है वो भी बता दिए। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको रिजल्ट है भाई, बगैर देखे आज तो आपको टू टिक करना चाहिए था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है प्रीवियस, कि भाई कभी भी आपको रिजल्ट है, आपको रिजल्ट याद ही रख लेना है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए याद रख लो इसका। 1 + sec A प्लस cot B, ठीक है। 1 प्लस 10B। जब भी ये रिजल्ट होगा तो इसका हमेशा 2 होगा। कंडीशन एक क्या है कि आपका A+B जो है वो 90 होना चाहिए। और इस केस में आप अपने मन से अगर ए और बी को 45 डिग्री पे भी पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, इनकी जगह अगर 45 45 भी रख लेंगे तब भी आपका यही आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद रख लो। जब भी ऐसा दिखे इस फॉर्म में, 1 + sec A प्लस कॉट बी ब्रैकेट बंद, उसके बाद ब्रैकेट में 1 - cos sec A प्लस 10B दिखे, तो डायरेक्ट उसका 2 होता है। चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ आपको 57x - 19y = 399 कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसने सिंपल पूछा कि भाई ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ये ग्राफ को कहाँ पे कट करेंगे। तो इसको सिंपल होता है, अगर मैं x को भाई 0 लेट करता हूँ तो मेरा y कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस मेरा पास, अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, 19y = 39। काटोगे इसको तो कितने पे जाएगा आपका, 21 टाइम्स पे चला जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे था तो y = -21, तो y मेरा -21 आ जाएगा, ठीक है। -21 आ जाएगा।
एक बार ये हो गया, और एक बार जब आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x। तो मेरा यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि y इक्वल टू 0 होगा तो मेरा 57, x इक्वल टू 399 रहेगा, तो मेरा ये 7 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, यही आपसे पूछा था, 0 21 और 7 0, ये आपका आंसर हो गया। ग्राफ पे अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो -21 है और 0 हो गया और 0 7, तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा। क्या पता आपको ऑप्शन में अगली बार से ग्राफ के रूप में आपको ऑप्शन मिले, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 0 - 21 और आपका 7 0। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि रीवा हैज सम हैंड्स एंड सम गॉड्स इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इज 100 एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इज 348, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गॉड्स विद रीवा। भाई इस क्वेश्चन को मैं तुरंत कर लूंगा, कि मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट माइंड में कर सकता हूँ इस चीज को, कि मेरे पास 100 टोटल सिर हैं। तो भाई एक बकरी का भी एक ही सिर होता है, मुर्गी का भी एक सिर होता है, मैं डायरेक्ट सोच लेता हूँ कि भाई अगर मेरे पास, और पैर कितना होता है इनका भाई, टोटल तो पैर 348 दे रखे हैं, पर मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 होते हैं। मैं देख लेता हूँ कि सारी की सारी अगर मेरे पास मुर्गियां ही हैं, तो मैं अगर 100 की 100 मुर्गी मानता हूँ तो भाई 200 चला जाएगा, है ना। उस हिसाब से 200 पैर होंगे, बट हमारे पास 348 है, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा पैर आया, 148 पैर रह गए। वो क्यों रह गए, क्योंकि हमने 2 पैर क्या है गॉड के कम लिए थे। बस 2 से काट दो इसको, 2 से 14, 2 चौक 8। भाई बकरी की संख्या आ गई 74, ये हो गया आंसर, खत्म। मैं माइंड में भी कर सकता था इस चीज को, बट आपको मैंने समझा दिया यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा तरीका आपके पास आता है एलिगेशन वाला, उसको यूज करते हैं। उसमें भी ये होता है, अगर मैं सारी की सारी मुर्गियां मानता हूँ तो 200 चला जाएगा, और सारी की सारी अगर बकरियां मानता हूँ तो सॉरी, ये इनके लेग पे करते हैं, क्योंकि आपको लेग का ही गिवन है टोटल इधर। तो एलिगेशन में आपको चार, अगर गॉड के क्या 4 पैर होते हैं तो इधर 400 हो जाएगा। बट मैं एलिगेशन अवॉइड करता हूँ इस केस में, मैं डायरेक्ट इसी चीज को यूज करता हूँ, इससे कि माइंड में आपको हो जाएगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका कितना एक्सेस जा रहा है 52, और यहाँ पे आपका कितना जा रहा है 148। चार, 4 3 12, 4 7 28 और 13 चौक 52, तो यहाँ पे टोटल कितना आया इसका 54, सॉरी 50। और 50 अगर आता है तो ये 50 किसके इक्वल है, 100 बता रखा है उसने टोटल संख्या इसकी, तो 1 यूनिट 2 के बराबर हो गई। गॉड का पूछा है, तो गॉड कितना हो जाए 74। बट मैं यहाँ पे आपको एलिगेशन लगाने के लिए नहीं कहूंगा, आपको बचना है, वैसे भी एलिगेशन से आपको बचना है, जब तक आपने कोई फिक्स क्वेश्चन के लिए एलिगेशन का मेथड नहीं रखा है, नहीं रखा हुआ है अपने लिए, तब तक आपको एलिगेशन नहीं लगाना है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको यही मेथड यूज करना है, ठीक है, ये वाला बेस्ट मेथड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द टाइम इफ रेट परसेंट एंड टाइम बोथ आर न्यूमेरिकल इक्वली, है ना। तो इस केस में भाई डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताता हूँ। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट करना है और इंटू 10 कर देना है। तो यहाँ पे आपको 2/3 हो जाएगा, और इंटू 10 करोगे तो 20/3 आ जाएगा। तो इसको करोगे आपका, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 3 6 18, 6 साल, 2 बचा। 2/3 को अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करूंगा तो 12 से गुना करूंगा, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, तो मेरा कितना आ जाएगा 6 साल 8 महीने। मेरा आंसर हो जाएगा ये, खत्म। अब ये चीज कहाँ से आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है। आपको पता है भाई एस आई मेरा इक्वल होता है P × R × T अपॉन में 100। आपको क्या कह रखा है कि भाई यहाँ पे कोई भी, जब आपको कह रखा है कि भाई रेट और टाइम बराबर है, तो ये रिजल्ट आता कहाँ से, एस आई अपॉन में पी, एस आई अपॉन में पी। 100 उधर चला जाएगा क्रॉस होके, इक्वल टू एक्स, ओ सॉरी R × T। तो ये जब ये दोनों बराबर, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ इनको, x × x। अब जब मैं इसको स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल, और 100 का आपका वर्गमूल आपको पता है 10 होता है, तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिल पता चलेगा।
ये रिजल्ट आप नोट कर लेना। और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको क्वेश्चन देखते पता चले कि भाई मेरे को अगर कोई रिजल्ट पता है तो मैं उस रिजल्ट को अप्लाई करूँ, है ना, या कौन सा मेथड यूज करूँ। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने के भी दो तीन मेथड होते हैं, पर आपको हमेशा क्लियरिटी रखनी है मेथड्स में, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई, अगला क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि भाई किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स जो है वाई से दुगना समय लेता है और जेड से तीन गुना समय लगता है। तो तीनों एक साथ अगर काम करते हैं तो 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं वो काम को। तो पूछा है कि वाई जो है अकेले कितने टाइम में कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा एक्स जो क्या कह रहा है कि भाई वाई से 2 गुना टाइम लेता है, और भाई जेड से 3 गुना टाइम लेता है। तो एक तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा भाई कि एक्स वाई जेड कितना होगा, 1:2:3, है ना। अब तीनों को मिलकर कराएंगे तो कितना यूनिट करेंगे, 6 यूनिट एक दिन में करेंगे, और टोटल इन्हें काम करने में 2 दिन लगे हैं। तो 6 × 2 मेरा क्या है, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 12 12 यूनिट। और वाई को करना है क्या, अगर वाई अकेले करता है तो कितने में कर पाएगा, 2 यूनिट वो पर डे की उसकी एफिशिएंसी, तो 6 दिन लगेगा और उसको वाई को कंप्लीट करने में उस काम को अकेले, 6 डेज। अब आप कहेंगे भाई ये आपने सर डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया, आया कहाँ से। अब भाई आपको कह रखा है कि एक्स जो है वाई से 2 गुना टाइम लेता है, यानी कि 2:1 टाइम का रेशियो आया। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा। अब ऐसे ही आपको एक क्या कह रखा था यहाँ पे इन्होंने, कि एक्स जो है वो जेड से कितना टाइम लेता है, 3 गुना टाइम। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1:3। अब मैं इसको अगर इक्वेट करता हूँ तो आपको एक्स के नीचे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही, तो आपको कुछ इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। 1:वाई के नीचे 2 आ जाएगी एफिशिएंसी, और 3 आ जाएगी जेड के नीचे। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख पाया। अब यहाँ पे आपको मैं दो चीजें बताया, तो पहले तो मैंने आपको बेसिक से बता दी भाई ऐसा ये क्यों आया, डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा। बाकी होता क्यों है, मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा। जब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में कहे कि भाई वाई जो मतलब सॉरी एक्स जो है वाई से 2 गुने समय में करता है और जेड से 3 गुने समय में करता है, तो बस आप जो सिंपल लिखोगे ना, यही 1:2:3, यही इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 1:2:3। ये रही पहली बात जो इस क्वेश्चन में पूछी थी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ कहता है वो, कि भाई एक्स जो है वाई से 2 गुना एफिशिएंट है और जेड से 3 गुना एफिशिएंट है। तो उसको उस केस में क्या होता है, अगर ये ऐसा करे, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम के रेस्पेक्ट में काम कर रहे थे, यहाँ पे हम टाइम के रेस्पेक्ट में हमें कहा गया था। और जब आपको ये एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में कहा जाए, एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में, तो उसमें क्या है, यहाँ पे 1 2 3 इनके आगे कॉफिशिएंट है, इनके आगे से 6 होगा। तो 6 होगा तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, 6 को 1 से डिवाइड करोगे जिसके आगे कॉफिशिएंट है 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे जिनके आगे कॉफिशिएंट है 2 आएगा। तो ये डायरेक्ट अगर एफिशिएंसी गिवन हो तो डायरेक्ट उस केस में हम एफिशिएंसी को भी ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर नहीं आए तो आप ये बेसिक से समझ सकते हो। इससे क्या है, आपको मान लो कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप कितनी चीजें याद कर सकते हैं। ज्यादा चीजें याद करोगे तो उसमें भी कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। बट आप इसमें मास्टरी कब कर पाओगे, जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो मैंने आपको दो रिजल्ट यहाँ पे भी दे दिए हैं, आप करना चाहो तो इनको फॉलो कर लेना, अदरवाइज कोई नहीं, बेसिक से भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। हम्म। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा है कि भाई दिवाली में, फिर मैंने हल्का सा देख लिया कि भाई कुछ फ्री देने का काम कर रहा है ये, कुछ क्वांटिटी बाय करने को। तो उसमें कुछ फिर उसमें कुछ ऑप्शन भी दे दिया, पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा जो है इसमें बेस्ट में है इसके लिए, कस्टमर के लिए। तो मैं इसको बाद में करूंगा, इस टाइम पे मैं स्किप करूंगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़ा क्वेश्चन तो आपको देखते स्किप करना है, ठीक है। अब ये 71 क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई इसमें तो कुछ दो राय होनी नहीं चाहिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका एसआई के इक्वल कब होता है, ओनली फर्स्ट ईयर में होता है। तो एक साल आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका डीआई का है, तो इसको ही मैं इस टाइम छोड़ूंगा, स्किप करूंगा। अगला यहाँ पे रेशियो पूछा सिंपल, तो आपको जब सिंपल रेशियो पूछा होता है सेल का, तो डायरेक्ट इसको तो कर सकते हो, जल्दी से जोड़ना ही है। तो रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ सेडान इन 2019 टू द सेल्स ऑफ एसयूवी ऑफ 2015। एसयूवी एरी 15 का ये रहा 184 ये दे रखा है, और सेल वॉल्यूम ऑफ सेडान ये 2019 में आपका सेडान का 8.8 दे रखा है। लिख दो यहाँ पे। कुछ कट रहा है ये? यहाँ पे आपका 8 टाइम्स पे कट रहा है ये। पॉइंट से एक पॉइंट तो कट ही जाएगा, क्योंकि एक एक डिजिट के बाद है, तो पॉइंट डायरेक्ट कट जाएगा। 11 8 88 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया यहाँ पे, और 8 के 24, तो 11 रेशो 23 आया। मैं करके जल्दी से आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे आप क्या रखा है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, स्किप कर दो कोई बात नहीं। यहाँ पे छोटा ही क्वेश्चन है कि ए बी एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड, तो यहाँ पे हम पहले ए बी जो है आपका डायमीटर है वो बना देते हैं। कि यहाँ पे आपकी एक सर्कल में ए बी जो है डायमीटर हो गई, पॉइंट जो है आपका इसका सेंटर जो है ओ है। फिर कह रहा है कि पी जो है बी अ पॉइंट ऑन इट, और पी जो है सर्कल पे एक पॉइंट है। जो पी ओ ए जो आपका 120 है, अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो थोड़ा सा 120 तो नहीं बनेगा, वो 90 डिग्री से कम बन रहा है। मैं इसको आपका पी इधर लेता हूँ, तो आपको पी ओ ए आपका पता चलेगा भाई 120 है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे 120, तो ये आपका 60 डिग्री होगा। 180 से 120 को घटा दोगे आपका 60 आ जाएगा। अब उसको पूछ रहा है कि भाई पी बी ओ, ये एंगल पूछ रहा है आपसे। ये आपसे एंगल पूछ रहा है पी बी ओ, ये पूछ रहा है। तो भाई ये और ये दोनों आपकी रेडियस है, तो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जब यहाँ पे 60, ये 60 हो जाएगा, आपका ये भी 60 हो जाएगा। दोनों इक्वल है तो सामने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो 120 बचेगा आपको 180 से। अब 60 को घटाओगे तो उसके बाद 60 60 हो जाएगा, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बन जाएगा। और आपका जो पूछा हुआ है एंगल पी बी ओ, वो आपका 60 डिग्री भी आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने स्किप कर करके जो क्वेश्चन करने वाले थे वो तुरंत किए, और स्किप करके लगभग मैंने यहाँ पे 17 से 18 क्वेश्चन कर चुका हूँ। जो आपके बच्चे होंगे, अब हम जो टाइम बचा है उसमें उनको ट्राई करेंगे। तो देखते हैं हम पहले, आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका 74 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि a straight tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle of 30 degree with the ground। ठीक है। अभी जो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई एक आपका ट्री था, जो स्ट्रॉन्ग आने की वजह से भाई बीच में से कहीं से टूट जाता है, और ग्राउंड के साथ कितना बनाता है आपका एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाता है ये आपका। ठीक है। अब उसका कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अब उसके, ये आपका एक पॉइंट है, और डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट है उसका ट्री का आपका, वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज, जहाँ पे वो आपका छू रहा है वो 10 मीटर का है। ठीक है। अब उसके क्या कहता है कि फाइंड द टोटल हाइट। तो आपको पता है भाई, जब आपका ये 30 डिग्री एंगल है, तो मेरा क्या है, ये 1 है, ये √3 है, और ये आपका 2 होता है। अब उसके बाद अगर ये आपका √3 अगर 10 यूनिट के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है, तो आपका 3 यूनिट हो जाएगा ना। आपकी टोटल हाइट कितनी है, 1 यूनिट इसकी है, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा यही आपका जमीन को छू रहा है, तो यही जो हिस्सा है आपका इसके बराबर था। तो इससे क्या पता चला, आपकी टोटल आपकी हाइट जो थी 3 यूनिट थी ट्री की। तो अभी आपकी 3 यूनिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, रिक्वायर्ड जो आंसर है आपका, 10√3 × 3। √3 से 3 को काटोगे √3 आएगा, तो आपका 10√3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लेंथ में बड़ा था, पर क्वेश्चन आसान है, जिसको आप देखते कर सकते थे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए भी होंगे आपने कभी। चलते हैं, अब जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, ये हमारा हो गया था, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। कि भाई इनकम जो यहाँ पे मेरी दे रखी है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट के बराबर दे रखी है, और प्रॉफिट जो है मेरा एक्सपेंडिचर इंटू प्रॉफिट परसेंट पे दे रखा है। तो यहाँ पे एक क्या दे रखा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए इन द ईयर 2008, 2008 पे कंपनी ए क्या है, आपको थोड़ा सा टिल्ड सा बना रखा है स्क्वायर इन्होंने, तो ये वाला है मेरा। ठीक है।
अगर मेरा ये है तो मैं लगभग, मेरे को दिख रहा है 50 के पास है, तो मैं अप्रोक्स में खेल लूंगा, तो 50 है, ठीक है। 50% है ये, मेरे को आपको दे रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो मेरा 50% है 2008 के लिए कंपनी ए का प्रॉफिट। तो उसके बाद दे रखा है कि एक्सपेंडिचर जो है 55.5 लाख है। तो पूछ रहा है कि इनकम उस साल के लिए क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पहले तो पता चला कि प्रॉफिट जो है मेरा, वो कितना है, वो क्या होता है मेरा, एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है, 50%, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला आपको कि प्रॉफिट मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर/2 प्रॉफिट है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या गिवन था कि भाई इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर को मैं ई एक्स पी से ही लिखता हूँ, और प्लस प्रॉफिट मेरा यहाँ पे आपको दिख ही गया ऊपर कि मेरा प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंडिचर का आधा। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, इनकम इक्वल टू 3/2 एक्सपेंडिचर। यही आपसे पूछा था भाई, इनकम उस साल के लिए कितनी है आपकी, 3/2 कर दो आप 55.5 लाख से, इसको गुणा 15 एक 16 एक 16। हम इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 पॉइंट लगाया इधर, 2 3 4, कितना 83.25 के आसपास। यहाँ थोड़ा क्या ऑप्शन गलत था, ये गलत ऑप्शन है, 83.25 लाख, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नियर बाय फिर भी आप इसको टिक कर सकते थे। चलते हैं अब हमारा कोई और जो क्वेश्चन स्किप है उसको देखते हैं। आ जाते हैं भाई 70 क्वेश्चन पे। 70वां जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या कह रहा है कि भाई दिवाली की सेल है जिसमें कंपनी ए जो है गिव्स बाय 4 स्वेटर्स एंड गेट 2 फ्री ऑफर, एंड कंपनी बी जो है गिव्स बाय 2 स्वेटर एंड गेट 3 फ्री ऑफर, एंड कंपनी सी जो है डिस्काउंट देती है 20% का। अब उसके बाद कह रहा है कि भाई इन नीचे जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही है, ए गिव्स द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर विद, और बी गिव्स द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर एंड बोथ ए और बी इक्वली सेम ऑफर, एंड सी गिव्स द बेस्ट ऑफर। तो मतलब हमें देखना है कि कौन सा बेस्ट है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए जो है 4 यूनिट जब स्वेटर देता है, ठीक है, 2 फ्री देता है। सॉरी, मैं यहाँ से आपको ढंग से थोड़ा सा बताता हूँ कि टोटल ए के पास से कितना जा रहा है, जो ए कंपनी है, ए के पास से टोटल 4 2 6 जा रहा है, 6 यूनिट जा रहा है, पर उसको बाय 4 कर रहा है ना कस्टमर, तो वो 2 फ्री देता है, तो टोटल 4 के उसे पैसे मिल रहे हैं कंपनी ए को, जब वो 6 स्वेटर देती है। तो यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितने की सेल हुई, 66.67% का उसको रिवेन्यू मिला, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो कितने का डिस्काउंट चला गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 33.33%। बी को देखते हैं यहाँ पे, बी को क्या है यहाँ पे, बाय 2 स्वेटर एंड गेट 3 फ्री, मतलब बी कंपनी के पास से 5 स्वेटर जाते हैं तो उसे 2 ही स्वेटर के पैसे मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना चला गया, कंपनी बी को अर्निंग हुई 40% की, और उसने 60% जो डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे एक तरह से। और कंपनी सी का तो कुछ देखना ही, उसने 20% डिस्काउंट दे, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी सही होगी, भाई बी कंपनी सही है जो 60% का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। कंपनी बी बेस्ट हुई आपकी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कंपनी के हिसाब से सोचते तो कौन सी कंपनी बेस्ट है, सी कंपनी, है ना, क्योंकि उसने 80% रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बी, बी जो है बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना, ये जो मैं लिख पा रहा हूँ कैसे लिखा है मैंने। जब आप कंपनी ए के पास से 6 यूनिट जा रही थी ना स्वेटर की, तो उसमें से बाय 4 स्वेटर एंड गेट 2 फ्री, यानी कि मतलब 4 यूनिट के पैसे कंपनी को मिल रहे थे, टोटल 6 यूनिट देने थे, ठीक है। तो ये रेशियो में इस तरीके से लिख पाया हूँ, ठीक है। चलते हैं, अब हमारा कोई जो दूसरा क्वेश्चन है जो हमने छोड़ा था, स्किप किया था, ये सब हमारे हो गए हैं। अब आ जाते हैं 61 क्वेश्चन पे जो हमने स्किप किया था।
कि भाई कह रहा है कि एक नदी पर क्यू नदी के किनारे ए के किनारे पर दो बिंदु पी और आर। क्वेश्चन तो हमने हल्का सा पहले रीड कर लिया था, एक बार दोबारा रीड कर लेंगे। इससे क्या है कि हम क्वेश्चन गलत रीड करने की जो हमारी पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। पी और आर जो है नदी के किनारे पर दो बिंदु है, इनके बीच में जो मध्य बिंदु है क्यू, मिड पॉइंट है ये, ठीक है, मिडिल में है, ठीक है। अब पी से क्यू तक और वापस आने में उसे 12 घंटे लग जाते हैं, मतलब वो यहाँ से यहाँ जा भी रहा है और यहाँ से वापस भी आ रहा है। इस केस में उसे कितने टाइम लगता है टोटल? 12 आवर्स का। अब वो कह रहा है कि पी से आर तक भाई 16 घंटे 40 मिनट में जा सकता है। भाई पी से आर तक वो 16 घंटे और 40 मिनट में जा सकता है, मतलब वो जा ही रहा है, वहां से आ नहीं रहा है, क्योंकि उसने बाद में आपसे आर से पी तक जाने का ही टाइम पूछा है। तो ये आपका मिडल हो गया। तो मुझे क्या पता चला, जब पी से आर तक ये 16 घंटे 40 मिनट ले रहा है, तो यानी कि इसके मिडिल में क्यू है। तो पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा? वो इसका आधा। तो जब मैं 16 घंटे 40 मिनट को आधा करूंगा तो कितना आएगा मेरा? पी से क्यू तक का जाने का टाइम 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको पी से क्यू तक और क्यू से पी तक जाने में टोटल टाइम इसने 12 घंटे बताया था, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि आपका जाने का और वहां से वापस आने का दे रखा है टोटल 12 घंटे। तो पर मेरे को पता चल गया पी से क्यू तक का टाइम, तो मेरे को यहाँ से क्यू से पी तक जाने का टाइम कैसे निकालूंगा मैं? टोटल आपको दे रखा है आने जाने का 12 घंटे। उस 12 घंटे में से जब मैं पी से क्यू तक का जो जाने का टाइम था वो घटा दूंगा 8 घंटे 20 मिनट, तो आपको पता चल जाएगा भाई क्यू से वापस पी तक आने में कितना टाइम लगा था उसे। 20 मिनट है, यहाँ पे 40 मिनट बढ़ाऊंगा तो 9 घंटे तक आ जाएगा, तो 3 घंटे बचेंगे। 12 में से 9 को घटाऊंगा 3 घंटे, तो 3 घंटे ये और 40 मिनट यहाँ से 9 तक पहुंचाने में इसको, ठीक है। तो आर से पी क्या है, क्योंकि मिडल में तो उसका डबल टाइम लेगा ये। तो आर से पी तक वापस आने में उसे डबल टाइम लगा होगा इसका, इसका ही डबल टाइम। 2 3 6, 6 घंटे 80 मिनट। मुझे पता है भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इस तरह से मेरा क्या चला गया? 7 घंटे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मैंने घटाया यहाँ पे 8 घंटे 20 मिनट हुआ मेरा, ठीक है। यहाँ से मैंने घटाया इसका 9, ये हुआ, इसका डबल किया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है ना? 7 घंटे 20 मिनट आंसर आएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे करेक्शन है, 20 मिनट, ठीक है। तो आपका ये तरीका हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने ब्रेक कर करके चीज़ों को बताया, अंडरस्टैंड किया। कभी भी ऐसे बड़ा क्वेश्चन हो उसको तोड़ तोड़ के करना है, और आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं, हमारा कौन सा हमने स्किप किया था क्वेश्चन? 59 क्वेश्चन हमने स्किप किया था क्या? 59 क्वेश्चन हम स्किप किया था। तो इसमें जो दे रखा है, मैं एक तो इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद पूछ रहा है कि इसका मान बताओ कितना होगा। तो जो मेरे को गिवन है इसमें 9 तो खुला ही है, वाई स्क्वायर भी ओपन ही है, मेरे को ब्रैकेट पहले ओपन करना होगा। 9 + 6x, दो के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, -2xy और +2x², ठीक है, +y² = 0। तो मेरे को यहाँ पे 2x² से क्या पता चल रहा है, और -2xy से, कि भाई यहाँ पे मेरे को x² और x² दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है, तभी मैं x माइनस वाई की जो फॉर्म करूंगा तभी मेरा -2xy होगा। क्या आपको पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² -2xy। इतनी आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी ताकि आपको चीजें दिखें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कुछ चीजें माइंड में बिल्कुल इमेज क्लियर होनी चाहिए, तब आपको चीजें दिखेंगी। यहाँ पे -2xy आया तो मेरे को पता चलेगा भाई x माइनस वाई का एक फैक्टर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक आपका सिंपल चला गया, ये प्लस में ये प्लस में, ये भी आपका प्लस में ही है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि आपका एक x + 3 का होल स्क्वायर जाएगा, और एक आपका जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 0 के इक्वल है, तो एक बार आप इसको 0 के इक्वल कर दोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दोगे,
तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्स इक्वल टू मेरा वाई आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो आपको गिवन है। एक्स और वाई के लिए तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर हो गया, मैं वाई को भी एक्स ही मान लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर को तो मैं बाहर कॉमन ही ले लेता हूँ। अंदर क्या बचा मेरे पास, 3 -2 +5। भाई 3 में से आपका 2 गया, एक और एक और 5 6, 6 और 6 एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू करोगे आप, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 6 54, आपका 54 आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने और किसी क्वेश्चन पे जो हमने स्किप किया था। एक आपका ये क्वेश्चन स्किप किया हुआ है, और देखते हैं क्या कह रहा है। 2006 से 10 तक का डेटा आपको दिया ही है, तो कह रहा है कि अगर डेटा जो है आर ओ का, है ना, आर ओ का अगर पाई चार्ट पे हम अगर इसको प्लॉट करें, तो 2008 का जो सेक्टर का पूछ रहा है। ठीक है, पाई चार्ट मेरा ये होगा, सॉरी। अच्छा, तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, पाई चार्ट पे अगर आप इसको 2006 7 8 9 को अगर करोगे आप इसको प्लॉट, मैं इतना इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो पाई चार्ट में होता है कंप्लीट 360 डिग्री एंगल होता है। तो 2008 का पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप इसमें, 2008 तो बाकी सबके सम से डिवाइड कर दो, 2006 से लेके 2010 का सम करो, × 360। अब अगर इसमें भी क्लियरिटी नहीं आई है, तो मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ कि आपको पता है कि भाई 360 डिग्री मेरा पूरी कंप्लीट पाई चार्ट की वैल्यू होती है। और पूरे कंप्लीट आर ओ को 2006 से लेके 2010 तक में जो सम होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे 1 यूनिट की डिग्री आ जाएगी, और 2008 की जो चाहिए उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। तो देखते हैं, जोड़ते हैं भाई, आर ओ कितना है यहाँ पे, 20 के मैं देख रहा हूँ कि सारे हुए हैं, तो मेरा 3 2 5 है, 20 में से 100 डायरेक्ट हो जाएगा, 2 यूनिट यहाँ से, 3 यूनिट यहाँ से, 5 5 5 10 और 4 14। तो यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 114 हो जाएगा आपका। और 2008 में कितनी वैल्यू है, 2008 में आपकी 23 वैल्यू है। तो अब इसको देखेंगे भाई करें कैसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 114 से का टेबल तो आपको टफ पड़ेगा थोड़ा, है ना। और 19 से कुछ कट नहीं रहा, नहीं तो 19 के 14 मेरे को दिखता है। तो यहाँ पे मैं एक बार तो इसको काट लूंगा कि भाई 2 से ये 180। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 18 × 54, 5 36 और 5 41, 57। वैसे तो मेरे को यहाँ पे और कट करना चाहिए था, मैं काट देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा बाद में दिखा कि यहाँ पे 3 भी तो है, 3 6 18, है ना, और 19 से 57। तो भाई आपको पता है 23 के 138 होता है, आपको भाई 30 तक टेबल तो याद होनी चाहिए। ठीक है, 19 से आपको इसको डिवाइड करोगे तो क्या है, 19 7 133, 5 बचा, और 19 दूनी 38, फिर 19 3 57 पे जाता है। ठीक है, 19 दूनी 38 जाएगा, तो यहाँ पे 50 है, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 12 यूनिट, तो 120, 19 6 114। तो ये आपका अप्रॉक्स क्या जाएगा, आपका 73 हो जाएगा, 0.5 से जाएगा तो 73 डिग्री हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन में गिवन था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कोई और क्वेश्चन जो हमारा छूटा पड़ा है। हम देख लेते हैं भाई 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी की जो है आपको डेली वेजेस दे रखी है रिस्पेक्टिवली 3.5 और 2.5। उसके बाद कहता है कि ए जो है फिनिश करता है कोई काम को अकेले, तो उसको टोटल वेज कितना मिलता है, 63। और बी जो है उसी काम को अगर अकेले काम खत्म करे तो उसको टोटल वेज कितना मिलता है, 75। अब लास्ट में पूछ रहा है कि भाई अगर दोनों एक साथ काम करें तो उनको उस काम के लिए टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पे आपको ए जो है अकेले कितने दिन में करता है वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा भाई कि टोटल वेजेस कितनी मिल रही है ए को जब वो अकेले काम करता है, पर डे आपको वेज कितनी मिलती है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई अगर टोटल वेज अगर उसको इतनी मिली है उस काम को खत्म करने के लिए, और उसको हर दिन का ये मिलता है, तो वो पता चल जाएगा उसने कितने दिन काम किया होगा। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है कि भाई आपकी
पर डे की सपोज करो कोई वेज गिवन है, जितने दिन आपने वो काम किया, है ना, तो उससे क्या पता चलता है आपको, उस काम को खत्म करने की टोटल वेजेस आपको कितनी मिली, यही तो होता है। अब उसी तरीके से हम डेज निकाल लें, ये उसके डिवाइड में चला जाएगा उधर, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ए का निकाल रहे हैं कि ए कितने दिनों में उस काम को कर सकता था। ठीक है, 63 डेज उसको टोटल वेज मिली है, और 3.5 जो है उसको पर डे की वेज मिली है। तो 7×5 = 35, 7×63, और 5 बचा तो 18 डेज आ जाएगा ए का। ऐसे हम बी का निकाल लेंगे। बी का आपको क्या है, 75/2.5। भाई 75/2.5 है तो 25 या 75 होता है, तो पॉइंट का एक ऊपर जाएगा जीरो, तो 30 दिन का इसका आ जाएगा। तो अभी आपको क्या पता चल गया ए और बी का, कि कितने दिन में वो काम करते हैं। अब उन दोनों को मिलके काम करवा रहे हैं, तो भाई मिलके काम करवा रहे हैं, तो हम मिलके एक बार इनको देख लेता हूँ भाई। 18 डेज और 30 डेज मिलके काम करने की एफिशिएंसी जो है कितनी हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि मेरा एलसीएम लिया मैंने, तो कि टोटल यूनिट काम इतना है। पर डे की एफिशिएंसी ए की हो जाएगी 5 यूनिट की, और बी की हो जाएगी 3 यूनिट की। तो इससे क्या पता चला कि आपको मिलके ये कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। और उनकी पर डे की जो आपको वेजेस भी गिवन है कि 3.5 मेरी ए की है, और बी की 2.5 है। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हो। अब इनकी टोटल एक दिन की वेजेस को इतने काम करवाना पड़ेगा। एक तरह से ये चीज है कि आपके पास दो वर्कर हैं, उनको आपने एक साथ जब लगा दिया तो उन्होंने कितने दिन में काम खत्म कर दिया, और उनको अलग अलग आपने जो वेजेस देते थे पर डे की उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको आपको पता चल गया कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को करवाने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी। यहाँ पे 90/8 × 6। ठीक है, 2 × 8, 2 × 6। ठीक है, 270/4 कितना चला जाएगा, 67.5। आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने चीजें किस तरीके से की। यहाँ पे आपको ए का अकेले कितने दिन में काम कर सकता था उस काम को, और बी अकेले कितने दिन में काम कर सकता था। लास्ट में उसने दोनों को मिलकर काम करने का पूछा था, अगर वो मिलकर काम करवाते तो टोटल खर्चा उसको कितना बियर करना पड़ेगा। वो निकालने के लिए मैंने उन दोनों को एक साथ काम करवाया। तो एक साथ काम इन्होंने जितने दिन में खत्म किया, उनकी एक साथ जितनी वेज जाती थी पर डे की, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन हमने स्किप किया था। हमने ये क्वेश्चन स्किप किया था आपका 53 नंबर। 53 नंबर में आपको एक कंडीशन दे दी है कि जो आपका एक्स है वो जीरो से तो बड़ा है, लेकिन एक से छोटा है। तो अगर इस कंडीशन में आपकी नीचे जो दी हुई इनक्वालिटीज है, तो कौन सी इनक्वालिटी सही है। तो यहाँ से जीरो से बड़ा भाई क्या हो जाएगा आपका, 0.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से 0.99 तक भाई कुछ भी हो सकता है नंबर। तो लेने को तो हम कुछ भी ले लें, पर हमें कैलकुलेटर थोड़ी ना मिला हुआ है। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से हम एक्स की वो वैल्यू लेंगे जिसका मैं अंडर रूट भी निकाल सकूँ और स्क्वायर भी निकाल सकूँ इजीली। क्योंकि हमें एक्स एक्स का अंडर रूट और एक्स स्क्वायर पे ही इनक्वालिटी देखनी, कौन सी इनक्वालिटी मेरी करेक्ट है। तो मैं एक्स का जो सबसे इजी हो सकता है मैं 0.04 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका मेरा स्क्वायर भी मैं इजीली निकाल लूंगा और इसका अंडर रूट भी मैं निकाल लूंगा। तो अगर एक्स इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0.04 लिया है, तो मेरा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, 4 का आपको पता है 16 होता है, और 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगा है तो स्क्वायर करने पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब अंडर रूट करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट, 0.2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई मेरा कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो मेरे को यही दिख रहा है, अंडर रूट भी। सबसे छोटा मुझे स्क्वायर वाला लग रहा है। ठीक है, तो यही आपकी इनक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर से बड़ा जो होगा एक्स होगा, और एक्स से बड़ा उसका अंडर रूट वैल्यू होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आपको क्लियरिटी देने के लिए। भाई 0.0016 से बड़ा 0.04 होगा, और इससे बड़ा जो है 0.2 होगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, ये आपका हो जाएगा सिंपल। तो करने का तरीका क्या है कि आपको जो कंडीशन दी एक तो वो है, फिर उसी कंडीशन में से आपको कुछ ऐसी चीज लेनी है जिसका मेरे को स्क्वायर भी अच्छे से निकल पाए और मेरा अंडर रूट भी अच्छे से निकल पाए। तो यहाँ पे एक तरह से आपको एक चीज क्या चीज समझ में आई कि आपका कोई भी जो नंबर है जो एक से छोटा होगा तो उस केस में उसका जो स्क्वायर होगा उस नंबर से भी छोटा होगा, ठीक है, और उसका अंडर रूट जो होगा है वो उस नंबर से बड़ा होगा। जबकि हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि अगर हम एक से कोई भी आप बड़ी डिजिट लोगे तो उसका क्या है नॉर्मली ये इनइक्वालिटी होती है कि भाई एक्स से, एक्स तो हमेशा बीच में रहेगा सॉरी, तो इसका जो अंडर रूट है उससे बड़ा तो आपका एक्स होगा और उससे बड़ा आपका एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो आगे आने के लिए भी, आगे कभी भी कुछ और भी पूछ सकता है इन चीज़ों पे, इन इनइक्वालिटीज के ऊपर कि भाई अगर एक से नंबर अगर बड़ा होगा आपका, ठीक है, इससे कोई भी नंबर आपका बड़ा होगा तो उस केस में तो आपको पता है भाई, सबको पता है कि अंडर रूट से बड़ा उसके वो नंबर होता है और उस नंबर से बड़ा उसका स्क्वायर होता है। बट अगर यहाँ पे वो जो नंबर है आपका लेस देन वन है तो उस केस में ये होगा, ठीक है। एक तरह से आप इससे रिजल्ट भी कह सकते हैं, और थोड़ी क्लियरिटी भी आपको मिल गई होगी यहाँ पे। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन हमारा स्किप है तो यहाँ पे हमारा 52 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है इसमें। तो लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और लगभग कोशिश भी की है कि उनका रिजल्ट कहाँ से आया और कौन सी बेस्ट अप्रोच है, उस अप्रोच से मैंने क्वेश्चन भी किए। और मैं चाहूंगा भी कि आप उसी तरीके से उन क्वेश्चन को करें, क्योंकि जब आपका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई मेथड क्लियर होगा ना तो उससे क्या है कि आपका टाइम इस चीज में वेस्ट नहीं होगा पेपर में कि भाई मैं कौन सा मेथड यूज करूँ कौन सा नहीं करूँ, क्योंकि जितनी क्लियरिटी होगी आप उतना अपना टाइम बचा पाएंगे। आपका वहाँ पे 10-10 20-20 सेकंड भी बचा के बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। तो फर्स्ट क्या है, इस वीडियो से आपको कुछ रिजल्ट मिले होंगे, रिजल्ट को नोट करो, ठीक है। सेकंड, आपको अप्रोच पता चली होगी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो उस अप्रोच का आप यूज करो और फिक्स रखो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने के आपके 2-3 मेथड हो सकते हैं। बट आपको कब कौन सा मेथड यूज करना है उस क्वेश्चन के लिए ये आपको करनी पड़ेगी, और ये क्लियरिटी आपको कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, चीजों की प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मेथड्स क्लियर होंगे। और कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे स्किप मैंने किस तरीके से किया, ठीक है, सबसे बड़ी की है यहाँ पे स्किपिंग। पेपर को क्लियर करने की सबसे बड़ी की है स्किपिंग। पहली बंदा क्या है स्पीड, पहले तो आपको क्या है आपके मेथड्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको सीखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको स्पीड बनानी होती है, फिर उसकी स्पीड होने के बाद भी आपको स्किप करना आना चाहिए, ठीक है। ये होता क्या है कि हमें क्वेश्चन तो आता है बट कभी कभी हम उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं जो क्वेश्चन आपसे उस टाइम पे नहीं होगा। और होता क्या है कि यार कोई आप गलती करते हो, मान लो आपने किसी मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हो, बार बार आप उसी क्वेश्चन में मत लो। आपने एक बार किया, ठीक है, नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आप उसको छोड़ दो, बाद में आगे करो, क्योंकि जब आपके पास टाइम बचता है ना बाद में, तो आप टफ से टफ क्वेश्चन भी होगा चाहे कितना ही बड़ी लेंथ का क्वेश्चन होगा आप उसको भी कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारे मेथड्स आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिले होंगे, और स्किप करने का तरीका पता चलेगा कि मैंने कब स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन मैंने ज्यादा बार किया उसको तब करूँ, है ना। या तो कुछ लंबा जा रहा है क्वेश्चन तो मैं उसको स्किप कर दूँ उस टाइम पे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पे हमारे चैनल से भी जुड़ो, @endgameSSC। यहाँ पे आपको 14,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो वहाँ पे आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, और बच्चे काफ़ी एक्टिविटी पार्टिसिपेट भी करते हैं, है ना। तो आपका कोई डाउट भी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, वहाँ पे बच्चे बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। खत्म कर दे इस वीडियो को भी, गुड बाय। अच्छे से आपकी तैयारी करना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, अप्रोचेस को सीखना, और अगले लाइव मॉक में अपना बेस्ट डिलीवर करना। ओके, गुड बाय।